मित्रों, आप सभी को अगर आप लोग एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो क्लास की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है। इस क्लास में आपको जीके के कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इसी प्रकार की क्लासेस जो है ना प्रीवियस वाले उनको भी देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है आज का। क्वेश्चन में बोला गया है भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो भारत का जो पहला मुख्य चुनाव आयुक्त था, आंसर क्या हो जाएगा आपका सुकुमार सेन। आंसर क्या हो जाएगा आपका सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ठीक है, तो आंसर में आपका हो जाएगा सुकुमार सेन। अभी वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो वर्तमान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनका नाम है राजीव कुमार। क्या नाम है उनका? उनका नाम है राजीव कुमार, जो कि वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। तो इसको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिएगा अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि भारत का राष्ट्रपति होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है। तो जो भारत का राष्ट्रपति होता है उस राष्ट्रपति को बनने के लिए उसकी न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए, तो 35 वर्ष इसकी न्यूनतम उम्र होनी चाहिए। ठीक है, भारत का जो राष्ट्रपति होता है ये बनने के लिए 35 वर्ष इसकी न्यूनतम उम्र होनी चाहिए, जो कि अनुच्छेद 58 में आर्टिकल 58 में बताया गया है। तो इसको भी नोट करेंगे। आर्टिकल 58 के तहत इसकी योग्यताओं के बारे में बताया गया है कि क्या क्या इसमें योग्यताएं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 35 वर्ष की आयु को पूर्ण कर चुका हो, यानी कि 35 वर्ष यहाँ पे इसकी आयु मिनिमम रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है टीपू सुल्तान के पिता कौन थे। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हिस्ट्री से आपसे पूछ सकता है कि टीपू सुल्तान जो था उसके पिता का नाम क्या था। तो पिता इसके कौन थे? इसके पिता का नाम था हैदर अली। क्या नाम था इसके पिता का? हैदर अली इसके पिता का नाम था। ठीक है, हैदर अली इसके पिता का नाम था। हैदर अली का जन्म अजमेर के राजस्थान में सन 1727 में हुआ था। 1727 में हैदर अली का जन्म हुआ था। अजमेर जो राजस्थान के अजमेर शहर में इसका जन्म हुआ था। ठीक है, अभी यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल के विश्वविख्यात संत चैतन्य निम्नलिखित में से किस शासक के समकालीन थे। तो जो संत चैतन्य थे वो निम्नलिखित में से जो आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं उनमें से किसके समकालीन थे, मतलब किसके शासनकाल के दौरान थे। तो जो चैतन्य महाप्रभु थे बंगाल में बंगाल में जो हुसैन शाह थे इनके शासनकाल के दौरान थे। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित में से कौन सा भाग गर्मियों में पहला मानसून प्राप्त करता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्योग्राफी की दृष्टि से आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन में बोला गया है कि भारत के निम्नलिखित में से कौन सा भाग गर्मियों में पहला मानसून प्राप्त करता है। तो देखिएगा, जैसे आप लोग देखेंगे कि जो भारत में मानसून होता है वो दक्षिण पश्चिम मानसून होता है। अरब सागर की शाखा आती है जो कि कहाँ पे टकराती है? केरल के साइड टकराती है, पश्चिमी घाट पर टकराती है। तो अपना जो पहला मानसून होगा वो कहाँ पे होगा? केरल में होगा, जो पश्चिमी घाट है वहाँ पे होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? पश्चिमी घाट पर पहला मानसून होता है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या? आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट, करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है बारिश की बूंदें गोलाकार किसके कारण होती हैं। बारिश की जो बूंदें होती हैं वो गोलाकार होने का क्या कारण है। तो बारिश की बूंदों का गोलाकार होने का कारण है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव का मतलब सरफेस टेंशन जो होता है उसी के कारण बारिश की बूंदें गोलाकार होती हैं। और कोई मतलब पानी की कोई भी बूंद ले लेंगे आप लोग तो गोलाकार ही होगी, और वो किसके कारण होती है? तो वो होती है पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाइएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि म्यांमार निम्नलिखित में से किस में अवस्थित है। म्यांमार किस में अवस्थित है? तो दक्षिण एशिया में, या फिर दक्षिण पूर्व एशिया में, या फिर पूर्वी एशिया में, या फिर अपना दक्षिण पूर्व एशिया में। तो देखिएगा, जैसे कि आप जानते हैं कि अपना जो म्यांमार है वो कहाँ पर अवस्थित है। तो आंसर आपका क्या हो जाए? दक्षिण पूर्व एशिया। कहाँ पर अवस्थित है? दक्षिण पूर्व एशिया। जैसे आपका मान के चलो ये एशिया है, ठीक है, तो इधर के साइड जो है ना, इधर के साइड क्या है? अपना म्यांमार स्थित है। ठीक है, यहाँ पे अपना म्यांमार स्थित है। यहाँ पर क्या है? म्यांमार स्थित है। तो म्यांमार कहाँ पर है? दक्षिण पूर्वी एशिया में स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर 2, या फिर आप लोग यहाँ पे ऑप्शन 4 भी, वो भी क्या है? एकदम सेम ही है। ठीक है, तो आंसर आपका कोई भी हो सकता है। दक्षिण पूर्व एशिया में क्या है स्थित है? म्यांमार स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, अब अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि किसके फैसले
भारत के बाकी सभी न्यायालयों को मान्य होते हैं। तो किसके फैसले भारत के बाकी सभी जितने भी न्यायालय हैं उन सभी को मान्य होते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा भारत का उच्चतम न्यायालय, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है, इसके फैसले को भारत के जितने भी न्यायालय हैं वो सभी को मान्य होते हैं, चाहे वो हाई कोर्ट हो या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या फिर कोई सा भी कोर्ट हो। वो जो सुप्रीम कोर्ट जो एक बार न्यायालय में अपना जो फैसला सुना देगा उसके फैसले को सभी न्यायालयों को मानना पड़ेगा, जो कि अनुच्छेद कौन से के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 141 के तहत ये चीज़ बताई गई है कि जो सुप्रीम कोर्ट अगर एक बार फैसला सुना देता है तो उसके फैसले को सभी न्यायालयों के द्वारा मानना पड़ेगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका भारत का उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम ने नगर पालिका को निम्नलिखित में से सम्मिलित करके संविधान की मान्यता प्रदान की, यानी कि संविधान के किस भाग में नगर पालिका को जोड़ा गया है? ठीक है, तो संविधान का जो भाग 9 का है इसके अंतर्गत क्या किया गया है? नगर पालिकाओं को जोड़ा गया है। 74वां संविधान संशोधन सन 1992 के तहत इसको जोड़ा गया था। तो इसको याद कर लीजिए, 74वां संविधान संशोधन सन 1992 में नगर पालिकाओं को जोड़ा गया था और जो संविधान का भाग है वो भाग 9 का के अंतर्गत आता है, यानी कि भाग 9 का, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट आंसर है। और अनुच्छेद अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन से अनुच्छेद के तहत आता है तो अनुच्छेद आप लोग लिख लीजिए 243 से लेकर के 243 जी तक। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, संविधान से आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, वहीं आपसे अगर पूछा जाए कि कौन सी अनुसूची के तहत नगर पालिका रखी गई है तो अनुसूची 12 के तहत नगर पालिकाओं का वर्णन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। अभी देखिएगा अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि किदम्बी श्रीकांत किसके लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ पे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि किदम्बी श्रीकांत का संबंध किस खेल से है। तो सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा? बैडमिंटन इनका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो किदम्बी श्रीकांत हैं इनका संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन खेल से है। आंसर में क्या लगाएंगे आप लोग? बैडमिंटन आंसर में लगाकर आने वाले हैं। ठीक है, किदम्बी श्रीकांत क्या थे? बैडमिंटन से संबंधित हैं। अप्रैल 2018 में वे दुनिया के पुरुष खिलाड़ियों में से टॉप रैंकिंग वाले बैडमिंटन खिलाड़ी बने हैं। इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। अप्रैल 2018 में दुनिया के जो पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी थे उनमें से टॉप रैंकिंग में आए थे ये बैडमिंटन खिलाड़ी किदम्बी श्रीकांत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो देखिए, भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो भारत रत्न आप सभी जानते हैं कि भारत रत्न क्या है। तो भारत रत्न अपना देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो कि राष्ट्रपति बनने से पहले किसे प्रदान किया गया था। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भी प्रदान किया गया था, डॉक्टर जाकिर हुसैन को भी प्रदान किया गया था और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं इनको भी प्रदान किया गया था। ठीक है, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन को कब प्रदान किया गया था? सन 1954 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन को प्रदान किया गया था। डॉक्टर जाकिर हुसैन को 1963 में प्रदान किया गया था, जो कि राष्ट्रपति बनने से पहले हुआ था। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी को राष्ट्रपति बनने से पहले क्या प्राप्त हुआ था? भारत रत्न प्राप्त हुआ था। आंसर में हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सेबी से तात्पर्य क्या है। यहाँ पे सेबी जो है ना, इसका तात्पर्य क्या है, इसका फुल फॉर्म आपको बताना है कि सेबी का फुल फॉर्म क्या है। तो सेबी का फुल फॉर्म क्या है? पहले ऑप्शंस पढ़ सकते हैं आप लोग। सेफ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, या फिर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सटर्नल बोर्ड ऑफ इंडिया, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न में करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिक्योरिटी बोर्ड एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ठीक है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न में करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सेबी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर एक पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, इनका नाम था माधवीपुरी बुच। ठीक है, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। तो आपसे पूछा जाए कि सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, तो माधवीपुरी बुच सेबी की पहली महिला अध्यक्ष हैं। अगर वर्तमान में अध्यक्ष पूछे जाते हैं इसके कि वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं अजय त्यागी, उसको याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं के उनके क्रम के अनुसार सही क्रम क्या होगा। तो देखिए जो घटनाएं हैं, भारत छोड़ो आंदोलन और शिमला सम्मेलन और पूना पैक्ट और यहाँ पे कैबिनेट मिशन। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था 1942 में, शिमला सम्मेलन हुआ था 1945 में और पूना पैक्ट हुआ था 1932 में, ठीक है। और कैबिनेट मिशन आया था 1946 में। अब इनको आपको क्या करना है, एक क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा शिमला, जो अपना पूना पैक्ट है वो हुआ था 1932, यानी कि तीसरा वाला आएगा सबसे पहले। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा यहाँ पे अपना भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि पहला वाला। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा शिमला सम्मेलन यानी कि दूसरा वाला, और लास्ट में क्या जाएगा, कैबिनेट मिशन यानी कि चौथा वाला। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। याद कर लीजिए क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, ऐसे ही पूछे जाने वाले हैं कि आंदोलन कब स्टार्ट हुआ, तो इसी तरीके से क्रम में आपको दे दिया जाता है। लेकिन आपसे अगर क्वेश्चन को घुमाना होगा तो ऐसे ही क्रम में दे दिया जाएगा, और सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे ऐसे पूछ सकता है कि ये आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था, इस तरीके से। लेकिन आप सीधे क्वेश्चन को घुमाता, मतलब सीधे क्वेश्चन नहीं पूछता है एग्जामिनर, क्वेश्चन घुमाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो राज्यसभा का सदस्य होता है उसका निर्वाचन कितने साल के लिए होता है, उसका निर्वाचन होता है 6 वर्ष के लिए। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1917 में महात्मा गांधी के द्वारा चंपारण से कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था। तो 1917 में महात्मा गांधी के द्वारा चंपारण से एक सत्याग्रह चालू किया गया था जिसका नाम था चंपारण सत्याग्रह। क्या नाम था, चंपारण सत्याग्रह। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला सत्याग्रह, यानी कि जो महात्मा गांधी के द्वारा पहला सत्याग्रह शुरू किया गया था उसका नाम ही था चंपारण सत्याग्रह। आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन। तो स्वदेशी आंदोलन की अगर बात की जाए तो सन 1905 में कब किया गया था, स्वदेशी जो आंदोलन था उसको शुरू किया गया था सन 1905 में, ठीक है। 1905 में स्वदेशी आंदोलन को स्टार्ट किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन को अभी बताया है कि 1942 में स्टार्ट किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि चीन सागर में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या नाम है। जो चीन सागर है उसमें आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को किस नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा। और देखिए जो दक्षिण चीन सागर है इसमें एक चक्रवात आता है, उसका नाम है टाइफून। उसका क्या नाम है, टाइफून नाम है, जो कि इम्पोर्टेंट चक्रवात है और दक्षिण चीन सागर में आता है। तो जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है उसका नाम है टाइफून। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस थे आज के जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा। इसी प्रकार के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे डेली वीडियोस आते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा आपकी मदद करने वाले हैं।